Hello, students, and today we'll discuss the exercise of the chapter and long answers. But before that, some facts and informations left in this chapter which we'll discuss today. So, first fact and information is related with our constitution of our India. So, on November 26, 1949, the Indian Constitution was adopted by Constituent Assembly of India. तो जो 26 नवंबर 1949 को भारत ने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको 284 मेंबर्स द्वारा साइन किया गया एंड ऑन 26 जनवरी 1950 इट वाज फाइनली मेड इफ़ेक्टिव। और ये प्रभाव में कब आया, मतलब इसको शुरू कब से किया, लागू कब से किया गया? 26 जनवरी 1950 से, 1950 से। नाउ आवर नेक्स्ट फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन इज related to democratic government. In our topic we discussed that the democratic government can be further classified on the basis of extent of power one possesses. तो पावर के बेसिस पे हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. तो पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि व्हेन द होल कम्युनिटी इज़ रूल्ड बाय अ सिंगल गवर्नमेंट. जब पूरी कम्युनिटी के कोई एक गवर्नमेंट रूल करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिटरी डेमोक्रेसी. दैट इज़ नोन एज यूनिटरी डेमोक्रेसी. मतलब वहाँ पे कोई और दूसरी पार्टीज़ नहीं होती हैं, सिर्फ एक सिंगल गवर्नमेंट होती है. वाइल व्हेन द पावर और अथॉरिटी इज़ डिवाइडेड अमंग सेंट्रल एंड स्टेट जस्ट लाइक इन आवर कंट्री. तो हमारे यहाँ पे जैसे कि कैसी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. एंड विच टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? फेडरल डेमोक्रेसी इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड अमंग द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल्स. दो लेवल्स में हमने पावर को डिवाइड कर रखा है, सेंट्रल केंद्र और राज्य स्तर पे. दैट इज़ नोन एज फेडरल डेमोक्रेसी. नाउ the third fact and information is in terms of electing a representative, the word franchise refers to the right to vote given to the citizens of a country. तो फ्रेंचाइज क्या होता है? फ्रेंचाइज का मतलब ही होता है अधिकार, राइट, जो कि किसको दिया गया है? सिटीजन्स, देश के नागरिकों को. दो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सफरेज. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यूनिवर्सल सफरेज भी कहा जाता है. वॉज ऑलवेज यूनिवर्सल. तो यूनिवर्सल का मतलब ही है कि ये पूरे यूनिवर्स में अवेलेबल है, चाहे हम किसी भी कंट्री में जाएं, चाहे हम अर्थ के किसी भी कोने में जाएं, या फिर हम अर्थ के बाहर भी, मतलब पूरे ऑल ओवर द यूनिवर्स में ये चीज़ अप्लाई होती है कि जो लोग 18 साल या उससे ऊपर के हैं उनको वोट देने का अधिकार है. इट वॉज नॉट अनटिल द लेट 19th सेंचुरी. लेकिन लेट 19th सेंचुरी तक ऐसा नहीं था दैट पीपल वर फाइनली गिवन द राइट टू वोट, कि लोगों को वोट देने का अधिकार हो. सो बिफोर दैट गवर्नमेंट्स नेवर शेयर्ड पावर enthusiastically. पीपल इन कंट्रीज़ लाइक USA एंड UK, यहाँ तक कि हमसे पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि USA और UK, वहाँ भी स्पेशली विमेन, औरतों को, पुअर पीपल, गरीब लोगों को, एंड हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में मींस डिसीजन मेकिंग पावर चाहे वो वोट देने का अधिकार हो, सारी चीज़ों में लोगों को फाइट करना पड़ा अपना अधिकार लेने के लिए, वोटिंग राइट लेने के लिए. वन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल ऑफ विमेन सफरेज मूवमेंट इज़ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो ड्यूरिंग वॉर men were away fighting and women were made responsible for their work. So the women began organizing and managing different kinds of work. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आदमी तो अपने फ़ाइट कर रहे थे, जो भी उनको दिया गया था टास्क, और जो औरतें थी उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उन्होंने भी ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजमेंट शुरू किया अपने काम का. व्हेन पीपल नोटिस देयर अप्रिशिएबल एबिलिटीज़, जब लोगों ने उनकी एबिलिटीज़ को, उनकी क्षमता को समझा, दैट दे कैन ऑल्सो मैनेज एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स एंड एफर्ट्स ऑफ द वुमेन, दे बिगिन टू वंडर why they had neglected
द वुमेन ऑल दिस टाइम, कि अभी तक औरतों को क्यों नज़रअंदाज किया गया, उनको गवर्नमेंट में, सरकार में, किसी भी डिसीजन मेकिंग में या फिर वोट देने में क्यों उनको अभी तक उनका राइट नहीं दिया गया. दे रियलाइज दैट इंस्टेड दे शुड हैव यूज देयर पोटेंशियल टू वर्क एज वेल. Now the women were encouraged and the suffrage started demanding the right to vote for all women. जब औरतों ने इस चीज़ को समझा कि उनकी कैपेबिलिटी, उनके पोटेंशियल्स को यूज़ किया जा रहा है और उनको उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तब उन्होंने डिमांड करना शुरू किया अपने अधिकार, अपने वोटिंग राइट के लिए, अपने वोट डालने के अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया. ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु अपोज एवरी ग्रेट आइडिया टू एन एक्सटेंट. उस समय भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया. बट एज अ रिज़ल्ट मैनी सफरेजिस्ट वर इम्प्रिजन्ड एंड वर फोर्स टू गो. ऐसे में बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया गया, बहुत सारे लोगों को हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी, भूख हड़ताल करनी पड़ी, तो अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए, अपनी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए. इवेंचुअली अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920. यहाँ तक कि अमेरिका, जो कि हमसे काफ़ी पहले डेवलप्ड हो चुका है, विकसित देश है, वहाँ पे भी वोटिंग राइट औरतों को 1920 में 1920 में जाके मिला. वाइल ब्रिटिश वुमेन गॉट इट इन 1928. जबकि ब्रिटेन में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला. नाउ विल डिस्कस द होमवर्क क्वेश्चंस. Let's discuss the first long answer, that is, define government. What are the functions performed by the government? And the answer is, when a group of people comes together to lead and gain control over a community or a unit, they are all together known as government. And the functions performed by the government are: it looks after the well-being of people, it mechanizes policies to be implemented in a country, it implements these policies along with other rules and regulations to maintain law and order, it safeguards the boundaries of the country, it is also responsible for building up the structure of a country. Now, second homework question, state the functions of the three branches of the government. And the answer is, the functions of the three branches of the government are legislature, executive and judiciary. First is legislature. The legislature is the most important branch of the government which is responsible for discussing the laws and formulating them. Hence, it is also known as law-making organ of the government. Executive, it is responsible for management of all the sections of a community or a country and implementing the laws created by the legislature. Judiciary is the branch of government which administers justice according to law. Now, our third over question, what is the role of a constitution in running a government? Answer is, each government runs by a set of principles and philosophy known as the constitution. These principles provide a systematic way of electing the representatives of the government, amending the laws so as to be more in favor of the people, allowing the correct rights to the citizens, and much more. Last long answer, that is, explain the categories of the constitutions with give an example of each. Answer is, a constitution is divided into the following categories: written or unwritten constitution, rigid and flexible constitution. A written constitution is the one which is written down in a formal way and can be referred to as many times as the government requires. Rigid and flexible, amendments or changes cannot be made easily in a rigid constitution, whereas flexible constitution is the one where framework of the rules and regulations can be changed easily. The Indian constitution is an example of written and rigid constitution, and the British constitution is an example of unwritten and flexible constitution. Now we'll discuss the exercise. We'll start with fill in the blanks. First one is, the government looks after the dash of the people. Answer is, government looks after the rights of the people. Second, the central government is also known as the dash government. So the central government is also known as union government. Third, there are dash branches of government. So there are three branches of the government. Dash are defined as a set of
rules which are implemented to be followed by a particular community or country? So the answer is laws. Laws are defined as a set of rules which are implemented to be followed by a particular community or country. A set of principles and philosophy that each government follow is known as constitution. Answer is constitution. True, false. The government safeguards the boundaries of the country. Yes, that's true. The local self-government is the topmost level of the government. False. The state government is responsible to look after the matters related to a particular area in a state. True. The executive is responsible for the management of all the sections of community. So yes, that's true. Executive is responsible for the management of all section of community. The Indian constitution is a flexible one. Yes, Indian constitution is flexible. It means amendments can be made easily in our Indian constitution. Now the next and last one is take the correct answers. First one is the dash government focuses on the national security of a country. Answer is the central government. The dash is also known as the law-making organ of the government. So the legislature is also known as the law-making organ of the government. Next, which type of government is biased only to the decisions of the people of the community? The answer is democracy. Next, the British Constitution is an example of unwritten constitution. British Constitution is an unwritten constitution. Now, the Indian Constitution was made effective in the year, so Indian Constitution was made effective in year 1950. Now here we finish our chapter. Complete your short answers, long answers and exercise properly, and don't forget to give your attendance in the comment section. Thank you.